ठीक है। हेलो, दोस्तों नमस्कार। गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, in short Mary College, affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi. Today we are going to talking about radio journalism, news writing, programming and production. आज प्यारे छात्रों, मित्रों और दोस्तों, हम बात करेंगे रेडियो जर्नलिज्म के बारे में, रेडियो पत्रकारिता के बारे में, न्यूज़ राइटिंग के बारे में और किस तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है उसके बारे में। दोस्तों, जब भी बात हम मीडिया की करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इट्स अ काइंड ऑफ ए मीडियम थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट आवर आइडियाज, व्यूज एंड न्यूज। Whenever we will be talking about the initial media, then definitely we talk about we can take traditional media or print media and then electronic media. Whenever we will come to the electronic media, we will classify it into the various part. हम जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं तो इसको कुछ भागों में इस रूप में हम लोग इसको बांटते हैं, इस रूप में हम इसको देखते हैं। और वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा। आज जिस विषय को हम आप लोगों के बीच रखने जा रहे हैं वो है रेडियो। जब भी बात रेडियो की जाती है तो ये रेडियो टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि पहले कभी भारत में इसके बारे में चर्चा नहीं की गई या भारत के लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं। मार्कोनी जो इटली के वैज्ञानिक थे और भारत में जगदीश चंद्र बासु, उन्होंने रेडियो तरंगों पे काम करना प्रारंभ किया 1857 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने इस पर कार्य करना शुरू किया और 1901 में लगभग मार्कोनी ने इसको एक मूर्त रूप दिया। नहीं तो पहले ये जो वाटरशिप हुआ करते थे या सेना में इसको रेडियो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। आप लोगों ने देखा होगा वॉकी टॉकी जैसे यूज़ किया जाता है वैसे, और उस तरीके से इसको लोगों ने समझना और उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना स्टार्ट किया। 1901 में कुछ लोग क्लेम करते हैं कि 1910 में ये रेडियो जो हमें वर्तमान रूप में दिखाई देता है वो दिखाई पड़ता है। अब रेडियो क्या है, क्यों हम रेडियो के बारे में जानना चाहिए हमें? तो अगर हम इसको कहें तो रेडियो इस प्रकार का मास कम्युनिकेशन का टूल्स है जिसमें हम बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े दायरे में संदेश को पहुंचाते हैं या संदेश को देते हैं। पहले क्या होता था, मैन टू मैन, इसी तकनीकी का प्रयोग करके मैन टू मैन लोग संदेशों को पहुंचाते थे। और फादर ऑफ रेडियो के तौर पे इफ़ यू वांट टू टेक फादर ऑफ रेडियो तो गुगलेनी, मार्कोनी, और कुछ किताबों में, कुछ लिटरेचर्स में इसको 1910 में आविष्कार इसका हुआ, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि छोटे लेवल पे जेसी बोस ने 1857 में उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की थी। और जहाँ तक गुगलेमी मार्कोनी की बात है, उन्होंने 1901 में इस तकनीकी का प्रयोग करके एक से अधिक लोगों तक इस तकनीकी के माध्यम से लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी। अब ये बहुत बड़े लोगों तक भी पहुंचा। भारत में इसकी जो रीच है
वो 97-98 के बीच में है। आज लगभग 177 रेडियो स्टेशंस पूरे देश में हैं। वो लगातार बढ़ेंगे ही, क्योंकि रेडियो की अपनी एक रिच है और उस माध्यम से लोगों को फायदा भी पहुंचाता है। अब जब बात करते हैं रेडियो एक कम्युनिकेशन के माध्यम के रूप में, तो इसका क्या फायदा है? जब हम देख रहे हैं कि इसमें आज के संदर्भ में टेलीविज़न भी है, न्यू मीडिया भी है। न्यू मीडिया नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, उसको डिजिटल मीडिया कहें तो ज़्यादा बेहतर है। और डिजिटल मीडिया पर भी रेडियो अब आ गया है, तो इसको ध्यान में रख करके अगर हम बात करें तो रेडियो की इंपॉर्टेंस पिछले दिनों में काफ़ी बढ़ी है। और आज अगर उसके लाभ के बारे में बात करें कि रेडियो के क्या लाभ हो सकते हैं, तो ये आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, आसानी से इसको कैरी किया जा सकता है। तो दूसरा, ये सस्ता भी है। आप लोगों ने आजकल देखा ही होगा, कहीं पर भी लेकर के जाइए इसको, कार में, घर में, कॉलेज में, ऑफिस में, यहाँ तक कि आपने अगर मेट्रो से चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों, तो आपने देखा होगा कि मेट्रो पर भी मोबाइल में लोग रेडियो लेकर के जा रहे हैं। उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि नाउ ए डेज यू कैन यूज रेडियो एनीवेयर एनी टाइम। तो ये एक बात तो ही है। अब रेडियो करता क्या है, मैं विस्तार में इसके हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज का जो विषय है वो रेडियो जर्नलिज्म के बारे में है, न्यूज़ राइटिंग के बारे में है। तो मैं इसकी हिस्ट्री तो अभी नहीं ले रहा पूरा। हाँ, थोड़ा शुरुआत में मैंने जरूर बता दिया कि इसका आविष्कार कैसे हुआ और किस रूप में हुआ। क्या कार्य करता है रेडियो आखिर? ये लोगों को सूचनाएं देने का काम करता है, जैसे अन्य मीडिया करता है। इन्फोटेनमेंट जिसे हम बोलते हैं, इंफॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट, एडुटेनमेंट यानी कि एजुकेशन और इंटरटेनमेंट। ये क्रिएटिंग अवेयरनेस, ये जागरूकता फैलाता है। अब आज देखिए, जागरूकता कोविड-19 को लेकर के। अब कोविड-19 के बारे में कल जब मैं किसी वेबिनार का हिस्सा था, तो बड़ा अच्छा प्रोफेसर संजीव बनावत ने इसके बारे में बताया कि कोविड-19 का आखिर मतलब क्या है। सब लोग कह रहे हैं कोविड-19। तो कोविड का को मतलब कोरोना, और VI का मतलब वायरस, और D का मतलब डिसीज। और दिसंबर 2019 में इसके बारे में पता चला था, लोगों ने ढूंढा था, तो इसलिए इसको कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। देखो, इस प्रकार की जो अवेयरनेस है ये रेडियो फैलाती है, ये रेडियो बताती है, क्योंकि रेडियो की जो रिच है वो लगभग 97, जैसे मैंने पहले बताया, 97-98% तक है। अब बहुत सारे और सोशल इश्यूज पे भी रेडियो आपको खबरें पहुंचाती है। याद करिए, अगर आप लोग अपने बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, अपने बड़ों के साथ बैठते हैं, अगर किसी का ग्रामीण अंचल का परिवेश है, किसी बच्चे का या हमारे में से किसी का भी, तो वो बताते होंगे या वो उनका अनुभव होगा कि जब भी कोई बात करता था कि टाइम क्या हो रहा है, इसकी विश्वसनीयता इस रूप में देखी जा सकती है, तो लोग कहते थे कि भाई 10 बज रहे हैं, रेडियो टाइम है। या आप सोचिए कि कोई रेडियो से अगर खबर जाती थी तो उसके लिए लोग सुनते रहते थे। आप लोग युवा हैं, युवावाणी नाम का एक प्रोग्राम बीच में थोड़ा बंद हो गया था, उसके जगह पर मन की बात प्रधानमंत्री जी ने करनी शुरू की थी, फिर दोबारा इसकी नए रूपरेखा के साथ वो आ गया है। तो उस रूप में भी लोग इसकी बातें करते थे और इस रूप में उसको देखते थे कि हाँ, रेडियो में देखिए कृषि दर्शन का प्रोग्राम या नाटकें या कुछ धार्मिक कहानियाँ लोग सुनते थे गांव में। और सबसे बड़ी बात कि अगर ये एक मुख्य स्रोत हुआ करता था कि दिल्ली से जो सूचना चल रही है, राजनीतिक जो हलचल हो रही है, राजनीतिक सूचना से लेकर खेल सूचना से लेकर के रेडियो को लेकर के लोग बड़े उत्साहित हुआ करते थे। तो ये एक सामान्य सी बात नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये एजुकेशन देता है। आप सोचिए कि इग्नो ज्ञानवाणी प्रोग्राम जो है, इग्नो जिसको तैयार करता है, और आप लोग भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। शुरुआत मैंने जिस रूप में की, मुझे लगता है कि मुझे शायद कुछ औपचारिक बातें मैं जल्दी में या तकनीकी व्यवधान इस तरीके से उत्पन्न हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं देर कर रहा हूँ। तो मैं एक बार
प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश रंजन तिवारी जी को, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं इस आपके विभाग का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया बोलने का आज बच्चों के बीच में या लोगों के बीच में इस तरीके से वर्चुअल मोड से लाइव होने का। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं अपनी बातें कुछ कह पाऊँ, लोगों को समझा पाऊँ, ये उससे भी ज़्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए है। मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करता है। एग्जैक्टली अवेयरनेस क्रिएट आपने देखा कि खेलों के बारे में, शिक्षा के बारे में, सामाजिक बुराइयों के बारे में। पहले नाटक हुआ करता था, आप सोच के देखिए, वो सामाजिक बुराइयों पर आधारित हुआ करता था। हम लोग नाटक सुना करते थे, उसकी एक अलग थ्रिल था, उसका एक अलग अनुभव था। उस नाटक के माध्यम से जिस तरीके से जागरूकता फैलाया जाता था वो अपने आप में देखने और समझने के लायक थी। और आज भी हम इंतजार करते हैं। आप सोचिए, नीलेश मिश्रा की आवाज़ में हम कहानियाँ सुनते हैं और नीलेश मिश्रा का अपना आवाज़ ही बहुत बड़ा अपने आप में पहचान है। नीलेश जी रेडियो को एक सशक्त माध्यम के रूप में यूज करते हैं और उनकी आवाज़ भी इस रूप में है। यहाँ तक कि आप अगर समझें, अमिताभ बच्चन ने भी पहली बार अगर अपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर आजमाने के लिए गए तो वो रेडियो स्टेशन पे ही गए। ये अलग बात है, मैं उस हिस्ट्री को अभी यहाँ पर कितना लेना उचित होगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। पल्स पोलियो अभियान के बारे में अगर बात किया जाए तो उस रूप में भी ये अवेयरनेस क्रिएट करता है। आप सोच के देखिए कि रेडियो में लिखने का अपना एक जगह है और रेडियो में शब्दों के माध्यम से खेला जाता है। शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि विजुअल दिखाई नहीं देता, ये रेडियो की लिमिटेशन भी हो सकती है। और उस शब्दों के माध्यम से जिस तरीके से जो रेडियो के लोग हैं या जो रेडियो समझते हैं वो खेलते हैं, वो अपने आप में बड़ा ही जादुई है, वो मैजिकल है, वो अपने आप में बड़ा अच्छा लगता है। एजुकेशन स्वाभाविक है, मैंने बताया, जैसे तरंग प्रोग्राम वहाँ पर जारी होता है या समाचार माध्यमों से जो चीज़ें दिया जाता है। पहले युवावाणी प्रोग्राम में इस तरह के कार्यक्रम लिए जाते, समसामयिक विषयों पर चर्चा होती थी। आज हेल्थ के इश्यूज पे लोगों को जो बुलेटिन जारी की जाती है वो उसमें एजुकेशन का काम करता है। छोटे क्लासेस के बच्चों के लिए भी जिस तरीके के प्रोग्राम रेडियो पे आते हैं, एक एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम देख लीजिए, गाने तराने हो गए या नाटक हो गया या चर्चा परिचर्चा हो गया, इस तरीके के रेडियो के प्रोग्राम भी होते हैं। अब बात अगर हम रेडियो के कैरेक्टरिस्टिक्स की करें, रेडियो के क्या गुण हो सकते हैं तो या कितने तरह के इसमें बातें होती हैं, तो वो भी जानना ज़रूरी है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि रेडियो के आखिर फ़ायदे क्या हैं। रेडियो के इस फायदे के बाद अगर हम देखें कि रेडियो के लिमिटेशंस क्या हैं, तो ये एक तरह से आप देखिए कि वन वे कम्युनिकेशन है, तुरंत फीडबैक नहीं मिलता। आजकल ज़रूर ये है कि फीडबैक के लिए मोबाइल से या आप लोग के माध्यम में हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मोबाइल से फीडबैक ले लिया जाता है, लेकिन वन वे कम्युनिकेशन है। सामने वाले को तुरंत पता नहीं चलता उस वक्त जब वो रेडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, लाइव प्रोग्राम हो रहा होता, तो फ़ोन जरूर ले लिया जाता है। लेकिन सारे फ़ोन सभी लोग कैसे सोच रहे हैं उसको एक वक्त में नहीं लिया जा सकता। पहले ये भी सुविधा मौजूद नहीं थी, फ़ोन इन फ्रेंड्स जैसे होता है वैसे लोगों के खत लिए जाते थे, तो ये एक तरफा होता है। दूसरा ये है कि पिक्टोरियल क्वालिटी नहीं होती है, तो कई बार क्या होता है कि समझ उस रूप में नहीं बन पाती है। नो विजुअल, इसके अंदर विजुअल नाम की कोई चीज़ तो होती नहीं है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि नहीं, इसमें रेडियो के लिए उस तरीके से चीज़ें नहीं हैं। बट ये ज़रूर है कि ये इसकी कुछ इस तरह की सीमाएं नहीं है कि ये पढ़े लिखे लोगों की तरह जैसे प्रिंट के लिए है, ये किसी भी वर्ग के लिए है। और रेडियो एक चीज़ सबसे अच्छी जो करता है वो ये करता है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता को विकसित करता है। वो टेलीविज़न की तरह नहीं है जिससे कहा जाए कि टेलीविज़न इज़ एन इडियट बॉक्स। तो जब आप टेलीविज़न देखते हैं, देखिए आप कोई सीरियल ना देख रहे हों तब भी वो आपको देखना स्टार्ट कर दें तो आपको दूसरे चीज़ समझना और उस तरीके से करना बंद कर देता है। ये सिंप्लिसिटी होती है रेडियो में, बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होता है। सिंप्लिसिटी इन सेंस कि हर मामले में सिंपल है। आज मोबाइल में देखिए रेडियो है, आप कहीं भी जाते हैं उसके माध्यम से आप लोगों को वो सुनने को मिल जाता है, समाचार सुनने को मिल जाते हैं, गाने सुनने को मिल जाते हैं, अपने तरह के अंताक्षरी सुनने को मिल जाती है। ये सारी चीज़ें अब
हमारे पास बहुत ही आत्मीय रूप में आते हैं। कम्युनिटी रेडियो टाइप ऑफ रेडियो जब हम बात करेंगे तो उसमें हम बात कर लेंगे। इस तरीके की चीज़ें हमें रेडियो देती है। तो मुझे लगता है कि रेडियो के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ये रेडियो पत्रकारिता, इसमें जो एक बात कही है रेडियो जर्नलिज्म के बारे में, तो ये जानना जरूरी। सबसे पहले ये भी जान लें हम लोग कि पत्रकारिता कहते किसे हैं। आज किसी से भी पूछ लीजिए व्हाट इज़ जर्नलिज्म, तो मुझे लगता है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको जर्नलिज्म के बारे में नहीं पता। वो फंक्शन ऑफ रेडियो जरूर बता देगी, लेकिन पत्रकारिता क्या है ये बताने में उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। और अगर रेडियो के बैंड के बारे में बात करें वो भी, तो क्या होती है पत्रकारिता अगर हम जानने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि अगर हिंदी में डिफाइन किया जाए इसको तो पत्रकारिता अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़, अपने समाचारों के माध्यम से अगर एक सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए व्यवसाय किया जाए, पहले तो सरकारों के माध्यम से होता था तो उस रूप में नहीं, लेकिन आज रेडियो का दायरा बढ़ा है, तो उसे विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ वी डू द बिजनेस विद न्यूज़, व्यूज़, आइडियाज़ एंड क्रिएटिव थिंग्स विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड जर्नलिज्म। मुझे ऐसा लगता है कि उसको हम जर्नलिज्म की संज्ञा दे सकते हैं। और वो पत्रकारिता, अब रेडियो पत्रकारिता के बारे में बात किया जाता है, चूंकि विजुअल है नहीं, तो इसमें सारी जो पत्रकारिता के एस्पेक्ट्स है उसको शब्दों के माध्यम से हमें करना होता है। अब ध्यान रखना है कि रेडियो के लिए जब लिखना हम प्रारंभ करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो रेडियो का श्रोता है, जो रेडियो सुनता है, उसमें ये बहुत बड़ी एक उसके लिए सबसे बड़ी बैरियर का काम करता है कि वो दिखाई नहीं देता। तो हमें शब्दों का ऐसे चयन करना होता है कि जो बिंब बनाए, जो इमेज बनाए। अब जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा उदाहरण अगर आपको दूं कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि 4000 फीट उसकी ऊंचाई है, तो हो सकता है कि जो पढ़े लिखे लोग हों वो उसको थोड़ा कल्पना के रूप में देख पाते हों, लेकिन जो सामान्य नागरिक वो नहीं देख पाया। तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो लगभग 4 मंजिला इमारत के बराबर है। तो शब्दों का जो चयन है लिखने के लिए रेडियो में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इसको ध्यान में रख करके ये सब चीज़ें हमें रखना होता है। इसमें कल्पनाशीलता, आप सोचिए कुछ देर के लिए अगर मैं बात करूं कि बाहर का मौसम बड़ा सुहाना है, बारिश हल्की हल्की हो रही है, हम किसी पहाड़ के वादियों में बैठे हैं, चाय की चुस्की अपने दोस्तों के साथ लगा रहे हैं। आप सोचिए कि आपकी कल्पना शक्ति कैसे बढ़ती है। आप उम्मीद करते हैं हाँ ऐसा होगा, ऐसी वादियाँ होगी, थोड़ी फूलों की क्यारी होगी, उसमें कुछ और भी चीज़ आपके सोच में उस तरह की चीज़ें कल्पना शक्ति में वो विकसित होती हैं। एक बिंब विधान उस तरीके से डेवलप होता है। लेकिन यदि टेलीविजन ने उसको दिखा दिया जो जी ये है वो वादियाँ, तो आपकी जो कल्पनाशीलता है वो वहीं खत्म हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम समाचार सुनाते हैं तो उसमें भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि समाचार आखिर होता क्या है, पहले जान लें। रेडियो के बारे में जितनी बात की जाए कम है, कहाँ से इसको समेटना प्रारंभ करें ये बड़ा एक मुश्किल सा काम होता है बच्चों, मैं आपको बताऊं। हाँ, अब जब मैं ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए यहाँ तक आ गया, तो जो मूल विषय है कि रेडियो के लिए कैसे न्यूज़ लिखें, तो अब हम उसके ऊपर बात करें। खबरें, रेडियो न्यूज़ क्या होती है उस पर हम बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि व्हाट इज़ न्यूज़, आखिर खबर है क्या। तो अब बात करते हैं इसके बारे में कि आखिर खबर है क्या, न्यूज़ किसे कहते हैं। आप लोग ध्यान से सुने। मुझे लगता है कि मैं बच्चों के स्तर के बारे में थोड़ा बहुत मेहनत करके मैं जो पढ़ाता रहा हूँ, मेरा अपना विषय भी है, तो अगर उस पर मैं कोशिश करूँ कि आप लोग उस तरीके से जान पाएँ। कुछ एक उदाहरण अब मैं आपसे के सामने पढ़ता हूँ। न्यूज़ इज़ एनीथिंग दैट विल मेक पीपल टॉक, यानी खबर ऐसी जो लोगों के बीच में चर्चा का एक ऐसा विषय, वो खबर हो सकता है जो अगर सामने आए तो लोग चर्चा पर चर्चा करना उस पर प्रारंभ कर दें। अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स में जो एडिटर हैं ये डाना, वो बोलते हैं, वो कहते हैं, ये डाना एडिटर न्यूयॉर्क टाइम्स, उनके अनुसार न्यूज़ इज एनीथिंग दैट विल मेक पीपल टॉक। चार्ल्स ए डाना ये बात कहते हैं, यानी खबर वो होती है जो लोगों के बीच में चर्चा पर चर्चा का विषय बन जाए। उदाहरण के तौर पे देखिए, ए गर्ल गोइंग टू प्राइमरी स्कूल टू हाई स्कूल और टू यूनिवर्सिटी, क्या ये खबर है। अब आपको ये सेलेक्ट करना है, समझना है। या दूसरा उदाहरण लें, ए मैन एज 25 मैरिंग ए गर्ल, एक 25 साल का व्यक्ति एक लड़की से 20 साल की लड़की से शादी करता है, क्या ये खबर है या सामान्य बात है। और
या ए मैन एज 55 मैरिंग ए गर्ल एज 15, एक 55 साल का व्यक्ति 15 साल की लड़की से, नाबालिग लड़की से शादी करता है। अब देखिए कौन सा चर्चा का विषय बनेगा। स्वाभाविक है कि जो 15 साल वाला मसला है, एक 55 साल का आदमी, उम्रदराज आदमी 15 साल की नाबालिग बच्ची सत्ता, इससे समाज में चर्चा पर चर्चा स्टार्ट हो जाती है और यही खबर है। आप इस बात को समझिए। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण भी आप ले सकते हैं, ए कार किलिंग अ चिकन, अ पिग और ए चाइल्ड। अब आपको डिसाइड करना है कि एक कार से एक मुर्गी के बच्चे का या मुर्गी को उसने कुचल दिया, या पिग को कुचल दिया, या चाइल्ड या बच्चे को कुचल दिया। आखिर इसमें खबर है क्या? ये आपको अब ऊपर एक आपको लाइट मिला, एक प्रकाश मिला, जिसमें आपने कहा कि ऐसा चर्चा परिचर्चा या व्यूज या आइडियाज जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने, वो शायद होता है न्यूज़। अब आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे, क्राइटेरिया क्या हो। आखिर जब हम डिसाइड कर रहे हैं, कुछ एक उदाहरण मैंने बताए हैं, और जब क्राइटेरिया के बारे में बात करें कि किस प्रकार पता चले कि ये न्यूज़ है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, यह सोचना चाहिए। पहला प्रश्न अपने आप से पूछिए, जब आप बतौर पत्रकारिता के स्टूडेंट आप मार्केट में जाएंगे तो आपको क्या पूछना है, इज इट अ न्यू। अगर आपको पता करना है कि क्या ये खबर है नहीं है, तो पूछिए कि इज इट अ न्यू, क्या ये नया है, इसमें नयापन है, क्या ये ऐसी बात है जो नया है। इज इट अनयूजुअल, क्या ये अनयूजुअल है, क्या ये सामान्य घटना नहीं, असामान्य घटना है। इज इट इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट, क्या ये रोचक भी है और महत्व का विषय भी है। या इज इट अबाउट पीपल, क्या ये लोगों के संदर्भ में। ये 4 प्रश्न आप पूछे, उसके जवाब में जो भी आपके जहन में आता है वो न्यूज़ होता है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस तरीके से जब ढूंढना प्रारंभ करेंगे तो आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। अब पहले विषय को लेते हैं, इज इट अ न्यू। अब जैसे देखिए पहला विषय, क्या ये कोरोना की बीमारी के बारे में अगर हम बात करें तो क्या नया है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि नैनीताल में कोरोना के पेशेंट 4 पाए गए या पॉजिटिव पाए गए, तो आपको ये सोचना है कि क्या ये नया विषय है। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर कोरोना के पेशेंट कल तक नैनीताल में नहीं थे और आज अगर हैं तो नया विषय है, तो ये खबर होगी। इसी तरीके से आप सोच के देखिए कि अभी कोरोना हो रहा है, लेकिन अचानक एक बात है, अभी दिल्ली में जैसे हल्की फुल्की बारिश हो रही है, कि इस बारिश के वजह से कोरोना के पेशेंट की संख्या बढ़ गई या घट गई। अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए, एक क्लासिकल डिफिनीशन है कि बड़ा आप लोगों ने कई बार सुना होगा या लोगों ने आपको बताया होगा कि डॉग्स बाइट अ मैन इज नॉट अ न्यूज़। कुत्ता आदमी को काटे ये न्यूज़ नहीं है, बट मैन बाइट्स अ डॉग इज अ न्यूज़। लेकिन इसको सोचने का तरीका थोड़ा बदल कर देखिए, अब पता चलेगा कि मैन बाइट्स अ डॉग इज अ न्यूज़। अब ये भी शायद न्यूज़ न भी हो, लेकिन अगर ये कह दें कि मैन बाइट्स अ डॉग इज अ न्यूज़, और इस न्यूज़ की प्रासंगिकता अगर आपको बढ़ानी है, रिलेवेंसी अगर बढ़ानी है, और कह दें कि वो डॉग अगर मुकेश अंबानी का था या सलमान खान का था, तब ये न्यूज़ है। देखिए कि एक सलमान खान के कुत्ते ने या मुकेश अंबानी के कुत्ते ने किसी एक व्यक्ति को काटा, ये न्यूज़ है। देखिए अब ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अब अचानक आपके पास ये खबर अगर पहुंचे कि कोविड-19 कोरोना वायरस का एंटीडोज ढूंढ लिया गया, उसकी दवा ढूंढ ली गई, उसकी वैक्सीनेशन ढूंढ लिया गया और वो नैनीताल में ढूंढा गया, ये बिल्कुल खबर है। देखिए तो उस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। दूसरा जो अनयूजुअल है, अब देखिए पूरे भारत में लगभग चोरी से बचने के लिए लोग घरों में ताला लगाते हैं या दरवाजे लगते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर एक ऐसा जगह है जहां पर चोरी से बचने के लिए घरों में ताले नहीं लगाते। तो वो मुझे लगता है कि न्यूज़ है। या आप सोच के देखिए कि इस तरीके से जब नई कोई चीज़ है तो उसको हम न्यूज़ कहेंगे। अब आप दूसरा अगर उदाहरण लें, एक और उदाहरण अगर मैं आपको पूछूं, द 95 years old woman and cancer patient completed marathon in America in June 2050, ये अनयूजुअल है, तो इसे खबर हम कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब काफ़ी हद तक मैं आप लोगों को पहला जो कंडीशन है वो समझाने में कामयाब रहा हूँ।
दूसरा जो कंडीशन है, इज इट अबाउट पीपल? क्या ये लोगों के बारे में है? कौन सा न्यूज़ लोगों के बारे में होगा? अब जैसे आज के संदर्भ में, चूंकि आज का संदर्भ जो है ना ज़्यादा जरूरी है, कि सरकारों ने, राज्य सरकारों ने अपने प्रदेश में रहने वाले मजदूरों के लिए क्या काम किया, क्या राहत पैकेज दिए, उनको घरों तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल सेफ्टी के साथ सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों के अनुसार, WHO के नियमों के अनुसार किस तरीके से लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए जो लॉकडाउन के पीरियड में अपने अपने जगहों पर फंस के रह गए थे। अगर वो इस तरह की कोई खबर है तो इज इट अबाउट अ पीपल? वो लोगों तक जाना चाहिए और ये लोगों के बारे में है। कोरोना से आज कोई भी बात अगर हो रही है कोरोना के संदर्भ में या कोरोना से राहत देने के संदर्भ में, तो लोगों के बारे में ये खबर है। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि क्या ये खबर है और उस तरीके से हमें लेना चाहिए इसको। अब सोच के देखिए कि आखिर कहाँ से आएगा ये खबर को लेने का तरीका क्या हो सकता है हमारा। तो वो हम अगर देखें तो हम उसको और थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं। ज़्यादातर न्यूज़ जो होते हैं, आप देखिए, मैं जो भी न्यूज़ आजकल चल रहा है वो उस रूप में चल रहा है। कहाँ से खबरें आएंगी, कहाँ से खबरें रहती है, कहाँ से आप खबर ले सकते हैं, कहाँ से न्यूज़ ले सकते हैं, कहाँ से समाचार पत्र ले सकते हैं। तो पहला कन्फ्लिक्ट कहीं हो रहा हो, कहीं झगड़े संघर्ष आपस में हो रहा हो, दो राजनीतिक पार्टियों के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट आपको जग जाहिर है। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ कह रही है, कांग्रेस कह रही है, समाजवादी पार्टी कुछ कह रही है, कन्फ्लिक्ट है, वहाँ से खबरें आने की संभावना ज़्यादा रहती है। डिजास्टर एंड ट्रेजेडी, आज एक तरह का डिजास्टर ही है। अब देखिए, कल बड़ा सुंदर सा दो चीज़ सीखने को मिला, एपिडेमिक और पेंडेमिक। एपिडेमिक एक किसी भौगोलिक क्षेत्र में हम लोग जब बातचीत करते हैं तो वो महामारी होती है, और वैश्विक महामारी के लिए पेंडेमिक यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें और ये डिजास्टर, आज इसी का संदर्भ ले सकते हैं, नहीं तो आप भूस्खलन ले सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट ले सकते हैं, बाढ़ ले सकते हैं, ये डिजास्टर के अंदर आता है। यहाँ से आपको खबरें मिलती है। प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, कोई नई चीज़ हो गई, डेवलपमेंट हो गया, कोई नया स्टेडियम बन गया, कोई हेल्थ का कोई नई फैसिलिटीज़ दे दी गई, किसानों के लिए कोई नया योजना बना दिया गया, उज्ज्वला योजना जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष जैसे है, या प्रधानमंत्री के नाम पे जो पेंशन योजना है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, या आरोग्य सेतु जी देखिए, ये डेवलपमेंट एक तरह से है कि जो आपको कोविड से हमेशा सतर्क रखता है। तो ये नई चीज़ें हैं। क्राइम, ऑफ कोर्स क्राइम, आप तो सोचिए, मैं उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको कहूँ कि क्राइम के नाम पर जब भी आता है तो मुझे तो श्रीवर्धन त्रिवेदी का याद आता है जो एबीपी न्यूज़ में, या राघवेंद्र मिश्रा जी का याद आता है जो जी न्यूज़ में थे कि भाई चैन से सुना है तो जाग जाइए। ये शब्दों का और वॉइस ओवर का कमाल है कि आपको एक सेट पता होता है कि इस तरीके का है। रेडियो में भी आवाज़ का बड़ा महत्व होता है। आप सोच के देखिए कि रेडियो में जो वॉइस ओवर है उसका क्या महत्व हो सकता है। और क्राइम से जुड़े हुए लोगों को आजकल तो खैर वो न्यूज़ कम होता है और वो थ्रिल और सीरियल टाइप का ज़्यादा लगता है। रेडियो में भी इस तरीके से आजकल प्रोजेक्शन बढ़ गई है, लेकिन अभी भी ऑल इंडिया रेडियो में इस तरह की चीज़ों का जो नियम का है, कायदे हैं, उसका पालन किया जाता है और करना भी चाहिए। मनी और बजट, जब बजट आएगा तो खबरें निकल करके आएगी कि कितना किसानों के लिए है, स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस के लिए कितना है, किसानों के लिए कितना है, कर्मचारियों के लिए कितना है, क्या महंगाई भत्ता बढ़ रही है, किस बात की किसकी कीमत बढ़ रही है, किसकी कीमत घट रही है। ये सारी बातें मुझे लगता है कि इस रूप में हम ले सकते हैं और इसको हम ध्यान से उस पर बातचीत कर सकते हैं। रिलीजन, धर्म, अब धर्म के बारे में आप बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि खबरें यहाँ से खूब निकलती है। और टेलीविज़न तो कम ही देखें, क्योंकि टेलीविज़न में तो आज शाम के प्राइम टाइम में आप लोग देखेंगे तो दो धर्म के दो बाबाओं को इस रूप में चीज़ें लोग कर देते हैं, और मुझे समझ नहीं आता कि क्यों कर देते हैं। उसका अलग से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में आजकल एक भूमिका है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आजकल चर्चा में है, तो वो ध्यान देने की ज़रूरत है। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। फेमस पीपल लाइक अभी देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से अपने दो सितारे ऋषि कपूर और इरफान खान जो अब हमारे बीच नहीं रहे, इनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ। उनके आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को
उस पीड़ा को सहने की क्षमता, क्योंकि हमने फाइनेस्ट एक्टर खोए हैं। और उनका अभी बेहतरीन, ऋषि कपूर जी का भी बेहतरीन एक्टर थे, और इरफान खान साहब के बारे में तो कहा जाता है कि अभी तो बहुत कुछ आना बाकी था। तो अक्रॉस द एटोलॉजी, अक्रॉस द सारे कुछ हम अगर भूल जाएं तो एक अदाकार, एक एक्टर जो बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है, मुझे लगता है कि हमने उसको खोया है। श्रद्धांजलि आप लोगों के माध्यम से। ये एक फेमस व्यक्ति हैं, फेमस पीपल, और फेमस पीपल के बारे में ये खबर वहाँ से निकल के आती है। हेल्थ इश्यूज़ आज देख ही रहे हैं, आजकल आप सारे लोग हेल्थ इश्यूज सबसे बड़ा आजकल एक समस्या बना पड़ा हुआ है। हेल्थ कम्युनिकेशन के बारे में, स्वास्थ्य संचार के बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं आज, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वेदर, मौसम अगर अचानक ख़राब हो जाए तो वहाँ से खबरें निकल करके आती है। फूड एंड ड्रिंक, भोजन और खाने पीने की वस्तुओं से भी निकल करके आता है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि आज क्या खाना है, क्या पीना है, कोरोना से ही जोड़ के मैं आपको उदाहरण दूं कि किससे लेना है ये सब चीज़ें खबरें हैं। क्या लेना है ये ज़रूरी है, क्या पीना है। स्वास्थ्य आरोग्य मंत्रालय ने कुछ काढ़ा बनाने के बारे में बात की है, उस काढ़े को पीने से हम लोगों को फ़ायदा होता है, ये भी ज़रूरी है। राजनीति, सबसे बड़ी बात भैया, राजनीति और फिल्म और स्पोर्ट्स, तीन ही तो चीज़ है जहाँ से खबरें आती हैं, ये तो आप लोगों को पता है। पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। अब सोचिए कि इंटरटेनमेंट के बारे में अगर बात करें तो खबरें कैसे लोग निकालते हैं, टेलीविज़न के लोग खबरें कैसे निकालते हैं, रेडियो में तो फिर भी थोड़ी शालीनता है। और मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूं कि रेडियो का माध्यम एक सशक्त माध्यम है। अब ऐश्वर्या राय के करवा चौथ का व्रत है या आलिया भट्ट की शादी किससे होने जा रही है, लोगों ने टेलीविजन पर 24/7 इसको चलाना, स्टार इंटू 365 चलाना प्रारंभ करते हैं अगर उनका बस चले थे, लेकिन 24/7 तो चला ही सकते हैं उसको किसी न किसी रूप में। भारत देश में जहां पर बहुत सारी विविधता है, बहुत सारी खबरें हो सकती है, जैसे उपरोक्त मैंने पॉइंट्स आपको बताए, उस आधार पर मुझे लगता है कि वो जानने के बजाय लोगों ने एक सेट टारगेट कर लिया। उनको लगता है कि यहीं से खबरें हमें मिलती है और ये खबर हमें लोग सुनना पसंद करते हैं। अरे भाई, आपने कोई रिसर्च नहीं किया और उस बात को हम लोग उस रूप में देखने की बात कर रहे हैं। कई बार कुछ लोगों का, मित्रों का एक बीच बीच में कुछ आ भी रहा है कि आप विषयांतर हो रहे हैं। नहीं, विषयांतर नहीं हो रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि इसका तुलनात्मक एक क्या महत्व है ये जानना जरूरी है। तो खबरों के बारे में, हम रेडियो के खबरों के बारे में बात कर रहे हैं तो उस रूप में हम ले रहे हैं कि वहाँ से इसकी तुलना क्या है। तो तुलनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ों को लेने का हमारे पास स्पेस बढ़ जाता है। तो आखिर हम विषयांतर करें ही क्यों? विषयांतर का इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता। अब रेडियो के लिए जब भी कुछ लिखना होता है या इस तरह की चीज़ें जब लेखन के बारे में बात करनी होती है रेडियो के लिखने के लिए, तो क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? राइट टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस। हमें केवल भाव की अभिव्यक्ति के लिए लिखना चाहिए, न कि हमें किसी को इम्प्रेस करने के लिए लिखना है। अब ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं कि अगर कोई चीज़, राजनीतिक क्लास की कोई चीज़ हमें लिख रहे हैं, तो अगर हमारा कोई सेल्फ आइडियोलॉजी वहाँ या सेल्फ इंटरेस्ट वहाँ पर अगर सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमें उनको इम्प्रेस करने के लिए उनका महिमा मंडन नहीं करना, जो उचित सूचना है वही देना है। अब कुछ एक उदाहरण देख लीजिए। अब जैसे कई सारे जगहों पर देखने को, सुनने को मिलता है, लोग लिखते हैं माननीय प्रधानमंत्री, हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन जब रेडियो के लिए आप लोग लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय हैं, उनको आदर सूक्त शब्द के साथ हमें बोलना ही चाहिए, लेकिन जब हम रेडियो के लिए लिख रहे हैं तो प्रधानमंत्री अपने आप में एक सम्मान वाली बात है। तो हमें केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखना चाहिए, न कि माननीय प्रधानमंत्री लिखना है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। मेक फुल यूज ऑफ वैरायटी। आप अपने जितनी भी वैरायटी का प्रयोग कर सकते हैं, जिस रूप में कर सकते हैं, वो यूज करना चाहिए। कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड स्विफ्ट। छोटे छोटे सब वाक्यों का प्रयोग करें, न कि बड़े वाक्य का प्रयोग करें, अपने विद्वता वहाँ पर दिखाएं। तो क्योंकि जो आपका जो श्रोता है वो छोटे छोटे वाक्यों को समझने में उसके लिए आसानी रहती है। तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। यूज ओनली द फेमिलियर वर्ड्स। जो शब्द वहाँ प्रचलन में हो उसी का प्रयोग करें जब भी आप लिखना प्रारंभ करें, रेडियो या रेडियो का समाचार या कुछ भी रेडियो के लिए लिखना प्रारंभ करें, तो वो ध्यान रखने की ज़रूरत है।
मुश्किल शब्दों का प्रयोग ना करें। ध्यान रखें कि क्या है। जैसे अब ट्रेन के बारे में आप बात कर रहे हैं, ट्रेन की हिंदी अगर लिखना प्रारंभ करेंगे तो लौपत गामनी लिखेंगे। अब लौपत गामनी लोगों को शायद समझ में ना आए क्योंकि वो प्रचलन में नहीं है। ट्रेन प्रचलन में है, ट्रेन लिख सकते हैं तो ट्रेन लिखिए। जरूरत नहीं है कि उसकी हिंदी, अगर हिंदी में लिखना है तो हम हिंदी में उस रूप में लिखें। प्रिफर द सिंपल सेंटेंस नॉट टू कम्प्लेक्स। हमें एक सामान्य साधारण वाक्य का प्रयोग करना चाहिए, ना कि कम्प्लेक्स वर्ड का इस्तेमाल करें। हमें कहाँ पर कॉमा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम ये लगाना है, इस बात का भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं या आप किसी और से बातचीत करेंगे, आपने श्रोता वर्ग से जिस तरीके से बातचीत करेंगे वैसे ही लिखें, राइट द वे यू टॉक। अब ऐसे शब्द लिखें जिससे लोग विजुअलाइज कर सके, उसको अपने प्रतिबिंब बना सकें उसके ऊपर, ये जरूरी है। न कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि उनके समझ में ना आए, और कल्पना तो दूर की बात है। अपने दर्शकों को बांध कर रखें, ये ज़्यादा जरूरी है। एक छोटी सी स्टोरी अगर लिखना हो तो भी आप सोच के देखिए कि कितना, अक्सर आपने पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि आजकल सोशल मीडिया पर भी कुछ चीज़ें लिख करके आ रही है, लेकिन फिर भी मैं अगर आप लोगों से बात करूं, एक छोटा सा एक ऐड का एक हिस्सा जो रेडियो के लिए लिखा जाता है, मैं बताता हूं। एक बच्चा जाता है और दूसरे बच्चे से पूछता है कि अरे सुरेश, तू जानता है मेरे पापा बहुत प्रभावशाली हैं। वो किसी को कहते हैं पैर ऊपर करो तो पैर ऊपर करता है, पैर नीचे करो तो नीचे रखने को कहता है। वो कहता है कि नहीं थोड़ा पीछे हटो तो पीछे हटता है। वो कहता है कि नहीं अब दोबारा आगे आओ तो दोबारा आते हैं। तो जो रमेश है, सुरेश का जो दूसरा दोस्त है, वो कहता है तेरे पापा जरूर बहुत बड़े ऑफिसर रहे होंगे। वो कहता है ना रे। तो कहते हैं नहीं तो तेरे पापा जरूर नेता रहे होंगे। तो कह रहे ना रे। तो फिर वो कहता है कि फिर तेरे पिता जरूर कोई संत पुरुष रहे होंगे। कह रहे ना रे। तो कहते हैं आखिर तेरे पिता हैं क्या? तो कहते हैं मेरे पिता मोची हैं, बूट पॉलिश करते हैं। और वो लोगों को कहते हैं। तो यहीं पर देखिए वो शब्दों का खेल, साधारण शब्दों का खेल है। यहाँ देखिए वो क्या कह रहा है, वहाँ पर मेंटोस, दिमाग की बत्ती जलाए, मेंटोस का प्रचार करता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि वो नाई का भी कई बार इसमें उदाहरण दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको पिक्चराइजेशन करने में हेल्प मिले, एक प्रतिबिंब योजना बने, एक बिंब योजना का विधान हो, इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पुट एक्शन इन वर्ब, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो क्रियात्मक शब्दों, जो लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। जैसे आप मान लीजिए अगर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो अचानक बारिश तेज होने लग गई और उसमें आवाज आने लगी है, खूब तेज की गड़गड़ की आवाज आने लगी, दरवाजा बंद होने की, खुलने की आवाज, इस तरह के कुछ क्रियाओं का प्रयोग आपको करना चाहिए। शब्द बड़े इसमें महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है कि किन किन चीज़ों का आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। रेडियो में शब्द का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब लिखना प्रारंभ करें तो इस बात का ध्यान रखें। साउंड इफेक्ट, ध्वनि का ज्ञान होना जरूरी है। चिड़िया का आप देखिए नीलेश मिश्रा की कहानियाँ, नीलेश मिश्रा कभी कोई स्टोरी सुनाते हैं तो किस तरीके से सुनाते हैं। मैं अगर आपको छोटी सी एक स्टोरी साझा करूं, बड़ा संक्षिप्त में इसको साझा करता हूं कि एक दिन एक पोस्टमैन एक गांव के दरवाजे पे जोर से दस्तक देता है और कहता है चिट्ठी आई है, ले लो। अंदर से आवाज आती है बाबूजी आई। कुछ देर पोस्टमैन इंतजार करता है। कुछ देर के बाद पुनः वो दरवाजा खटखटाता है और कहता है अरे भाई मेरे को और भी चिट्ठियां देनी है, जल्दी आओ ले जाओ। कहते बाबूजी बस आ ही गई। वो पुनः इंतजार करता है और जब 2 से 3 मिनट के बाद कोई नहीं आता तो वो दूर से दरवाजे पर दस्तक देने ही जाता है और झल्ला करके बोलता है अरे मैं पागल हूं क्या, मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा तुम्हारे लिए, तुम लेकर के जाओ, नहीं तो मैं नीचे से डाल के चला जाऊंगा। और जैसे ही वो दस्तक देने की कोशिश करता है दरवाजा खुलता है। आगे सामने कोई दिखाई नहीं देता। अचानक उसकी नज़र नीचे की तरफ दिखाई पड़ता है और देखता है कि एक दिव्यांग बच्ची जो दोनों पैरों से दिव्यांग है, करिए लाओ अंकल दे दो। वो थोड़ा सा समय लग गया। अचानक पोस्टमैन की जो भाव हैं वो बदल जाते हैं। उसका जो गुस्सा है
वो करुणा में बदल जाती है और वो कहता है बेटा कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं था, जैसे ही अगली बार से कोई भी पत्र आएगा मैं पूरा इंतज़ार करूंगा और आपको पत्र या आपके मनी ऑर्डर में दे के जाऊँगा। ठीक 2 महीने बाद दीपावली आने वाली होती है। ये क्रम हर हफ्ते या 15 दिन के बाद जब भी उसके कोई पोस्ट, लेटर या मनी ऑर्डर आते हैं, पोस्टमैन अंकल उसको देने जाते हैं, वहाँ पर उससे बातचीत करते हैं। पोस्टमैन के पैरों में भी चप्पल नहीं होता, वो अक्सर आते हैं तो उनके पैरों के निशान वहाँ पर आ जाते हैं। एक नौकरानी उस बिटिया के लिए है, वहाँ पर वो उसकी सहायता करती है। जैसे ही दीपावली आने वाला होता है, नौकरानी को ठीक 2-3 दिन पहले बिटिया कहती है कि ऐसा है कि अब की बार जो अंकल आए थे उनके पैरों के निशान से मैंने वो एक नाप ले लिया है, तुम उनके नाप का एक चप्पल मार्केट से ले आना, मैंने तुम्हें पैसे में दे देती हूँ। उसने दिया और नौकरानी उस दिन पैसे लेकर के आई। जैसे ही वो पैसे लेकर के आई, चप्पल लेकर के आई, माफ़ कीजिएगा, तो उसने अगले दिन जैसे ही पोस्टमैन आए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और फिर बिटिया से बातचीत करते हुए, सब लोग चूँकि पोस्टमैन को कुछ ना कुछ दीपावली के उपहार दे रहे होते हैं, तो वो भी एक छोटा सा डब्बा देती है। वो कहती है कि बिटिया मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा ना आता हूँ, ये मैं क्यों लूँ, तुम तो खुद भी इतने परेशान रहती हो। कहती नहीं अंकल, ये मेरा प्यार है, मेरा श्रद्धा है, मेरे को आपको देना है। वो उसको देती है और कहती है, एक निवेदन करती है कि कृपया आप इसे आपका घर पे जाकर के खोलें। वो उत्सुकता से भरा हुआ है कि आखिर इसमें क्या है। वो बिटिया को पोस्ट देता है और अपने ऑफिस में चला जाता है। अपने ऑफिस के कर्मचारियों के बीच में वो उसे बर्दाश्त नहीं होता, उत्सुकता के कारण से उसको वो खोलता है और जैसे ही खोलता है उसको चप्पल दिखाई देती है, एक छोटा सा पत्र दिखाई देता है कि अंकल अक्सर आप नंगे पैर आते थे, मैंने सोचा कि आपको एक उपहार के तौर पे चप्पल की ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए मैंने खरीद कर दिया, कृपया इनकार मत कीजिएगा, आप इसे ज़रूर रख लीजिएगा। पोस्टमैन की आंखें भर आती है और वो अपने साथियों से कहते हैं, उस बिटिया ने तो मेरे नंगे पैरों के लिए चप्पल दे दिया, मैं उसके लिए पैर कहाँ से लाऊं। सोचिए, शब्दों का इस तरीके का जो खेल है, इस तरीके की जो बातें हैं, ये रेडियो लेखन की कमाल है। ये रेडियो में अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको जोड़ता है, आपको झकझोरता है। साउंड के बारे में मैंने बात किया। अब इस पूरी कहानी में साउंड, दरवाजे का खुलने का साउंड बताया जा सकता था, चिड़ियों के चहचहाने का साउंड बताया जा सकता था, बैग के रखने की आवाज़ बताई जा सकती थी। उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। पीछे एक हल्का सा म्यूज़िक, संगीत का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। रेडियो के जो प्रोग्राम है उसको प्रभावी बनाया जा सकता है। लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप सोच के देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को, हालांकि पता नहीं ये कितना सुटेबल है। कुछ प्रदेशों में जो रुपया है, जैसे बंगाल में रुपया वो टका बोलते हैं, 1 टका, 2 टका, 3 टका, और 20 रुपये को 20 टका बोलते हैं। अब आप सोचिए, पंजाब में कुड़ी बोलते हैं लड़की को। अब आप पंजाब में वो जो आपका अभ्यास है रेडियो के लिए, वो पंजाब में बोल के देखिए, एक विवादास्पद विषय हो सकता है। तो लैंग्वेज का ज्ञान होना भी जरूरी है। जैसे इसी तरीके से हिंदी एक शब्द है, अब हरियाणा में बोल के देखिए कि मैं, या मध्य प्रदेश में किसी एक जगह पे नाम लेना उचित नहीं होगा, मैं तुम्हारी हिंदी कर दूंगा, मैंने तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। वह ये शब्दों का ज्ञान रखना बड़ा ज़रूरी है। कहीं पर जो लौकी है उसको घिया कहा जाता है। दिल्ली में अक्सर ये कन्फ्यूज़न होता रहता है। तो शब्द कहाँ पर कैसे प्रयोग किए जाने चाहिए, भाषा किसकी कैसी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बांध के रखने वाली बात होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। प्रिसाइज, छोटा होना चाहिए, नयापन होना चाहिए, अपने दर्शकों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और लगातार बोलते रहें तो वो समझने में भी दिक्कत होती है। तो हर शब्दों के बीच में या हर वाक्य के बाद थोड़ा सा अवकाश मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से जब आप लेखन प्रक्रिया में जाते हैं या रेडियो लेखन के लिए आप बातचीत करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें, ये भी इस तरीके के लोगों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। रेडियो प्रोग्राम के बारे में अगर आप लोग बातचीत करें तो बड़े सारी बातचीत आप लोग कर सकते हैं रेडियो प्रोग्राम के बारे में। कई सारे प्रकार के रेडियो के प्रोग्राम होते हैं। न्यूज़ बुलेटिन होता है ऑल इंडिया रेडियो में, स्पेशल शो भी होता है। मैं खुद भी
अगर आप गाहे बगा है, रेडियो से मेरा पुराना प्यार है, तो मैं रेडियो पे आज भी जाता रहता हूँ। गांधी जी के बारे में, गांधी के श्रम के महत्व के बारे में रेडियो पर उस रूप में बातचीत होती है। कुछ एक बातें रेडियो के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये हमारी और आपकी कल्पना शक्ति को इस रूप में बढ़ाता है कि हमारी जो ज्ञान की जो परत है वो परत दर परत बढ़ती चली जाती है। ये किसी भी तरीके से हमारे ज्ञान की परत को सीमित नहीं करता टेलीविज़न की तरीके से, तो ये भी जानना एक तरीके से बड़ा ज़रूरी है। रेडियो प्रोडक्शन में खासकर बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स वगैरह इस तरीके से हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। अगर मैं आपको बात करूं कि रेडियो में स्टूडियो के इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा चीज़ें जो जान लें आप लोगों के लिए बड़ा फलीभूत होगा, राइटिंग के लिए भी। तो एक तो कंसोल होता है बोर्ड, जिसमें मिक्सिंग, एम्पलीफाइंग, ट्राड्यूसिंग, शेपिंग, मेजरिंग, चैनलिंग और इस तरह की चीज़ें उसमें होती है। दूसरा जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन भी कई तरीके के होते हैं। अगर हम उसके संरचना के आधार पर माइक्रोफोन के बारे में बात करें तो डायनेमिक माइक्रो एक फ़ोन होता है, रिबन माइक्रोफोन होता है, कंडेंसर माइक्रोफोन होता है। इस रूप में ये 3 माइक्रोफोन जो होते हैं उसके संरचना के आधार पर होते हैं। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ उसके प्रयोग के आधार पर बात करें तो लाइट्स होता है, जो छोटा सा फ़ोन होता है, शर्ट में लग जाता है, उसमें उस तरह के माइक्रोफोन होते हैं। लेवल एयर्स बोलते हैं उसको। बूम माइक्रोफोन होता है, जो बड़े अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें आवाज़ चाहिए। हैंड हेल्ड माइक्रोफोन होता है, अगर उसके पिकअप के आधार पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के आधार पर अगर बात करें तो ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन होता है, बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन होता है, यूनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन होता है। एक रिकॉर्डर डिवाइस होता है स्टूडियो में। पहले तो टेप रिकॉर्डर और कम्पैक्ट डिस्क वगैरह हुआ करते थे, आजकल तो आप लोग फ़ोन जैसे डिजिटल डिवाइस में भी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं। टर्न टेबल होता है, मॉनिटर होता है, लाउड स्पीकर होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये रेडियो की कुछ चीज़ें हैं, खासियत है जिसमें हम लोग ध्यान से उसको देख करके काम कर सकते हैं। और रेडियो में और भी बहुत सारा स्कोप है। आज की जो डिजिटल रेडियो है, जिसको हम वेब रेडियो के बारे में बात करते हैं, जो इंटरनेट पर आधारित है, आज उसकी प्रासंगिकता बढ़ी है। मुझे लगता है कि रेडियो में कम्युनिटी रेडियो के बारे में भी आजकल सरकारें ज़्यादा सोच रही है। कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी ये है कि रेडियो को नए तकनीक के साथ जोड़ करके कम्युनिटी रेडियो के बारे में अगर कम्युनिटी रेडियो का अगर विस्तार किया जाए, विकास किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं तो मैं ले सकता हूं, उसके बाद से चर्चा आगे बढ़ाया जा सकता है। नवेंदु बंसल हैं, जय हिंद सर कह रहे हैं, जय हिंद। अंकिता जैन है, प्रणाम सर। अमित वर्मा जी हैं, ये कह रहे हैं कि सर रेडियो की प्रोग्रामिंग अदर लाइक FM, वेब एंड कम्युनिटी रेडियो से किस तरीके से अलग होता है। FM जो होता है, जो इन्होंने पूछा है, FM, वेब और कम्युनिटी रेडियो से किस तरह अलग होता है। देखिए, उनके प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता, लेकिन प्रोग्राम के नेचर ज़रूर अलग अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखिए तो FM रेडियो में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है, वैसे आम तरीके से रेडियो की भाषा नहीं प्रयोग होती। कृषि दर्शन का प्रोग्राम जिस तरीके से हम ऑल इंडिया रेडियो पे लेते हैं, सामान्य रेडियो प्रोग्राम के लिए लेते हैं, वो FM में उस तरीके की बात नहीं होती। वहाँ भाषा परिमार्जित रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो में या सामान्य रेडियो में इस तरह के बड़ा ध्यान रखा जाता है। मुझे याद है कि नुक्ते और हलंत का बड़ा प्रयोग हुआ करता था। जैसे आज तक है तो आज में कहाँ पर नुक्ता लगेगा, इस बात का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होता है। FM रेडियो में आजकल इस तरह की चीज़ें नहीं है। और वेब और कम्युनिटी रेडियो में तो खैर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हम काम करते हैं। जैसे नोएडा लोकमंच एक कम्युनिटी रेडियो है, तो वो नोएडा लोकमंच ये वो पूरा जो कम्युनिटी है उसमें किस तरीके का कल्चर है, किस तरीके का उनको एजुकेशन देना चाहिए, वो उनकी भाषा में देना चाहिए। उस रूप में उस प्रोग्राम का हम महत्व देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर के जो प्रोग्राम है वो वहाँ पर देख सकते हैं। वो तो खैर ऑल इंडिया रेडियो से कर्टसी के सौजन्य के तौर पर ले लिया जाता है या उस तरह के प्रोग्राम की रचना की जाती है। तो एक तो ये है कि फ्रिक्वेंसी लोग जो मास कम्युनिकेशन है, जो सामान्य रेडियो की जो रीच है 98% तक, वो कम्युनिटी रेडियो की उतनी नहीं होती है। वो 10 किलोमीटर के दायरे में या अधिक फ्रिक्वेंसी हो गई तो सरकमफ्रेंस उसका 20 किलोमीटर का दायरा बढ़ सकता है। तो एक तो अंतर ये है।
एफएम रेडियो में जैसे भाषा का अंतर है, दूसरा कि जो स्ट्रक्चर है उसमें जो वो तकनीक है वो अब बदल गई है। ऑल इंडिया रेडियो या सामान्य रेडियो में जो तकनीक है वो अभी भी काफ़ी हद तक जो ट्रेडिशनल तकनीक है, हालांकि काफ़ी मॉडर्न तकनीक उसमें भी अब आ चुके हैं, लेकिन उसमें ग्रामर का, रेडियो के ग्रामर का, व्याकरण का बड़ा ध्यान रखा जाता है। रेडियो की जो विधि है उसका ध्यान रखा जाता है, लेकिन एफएम में एक सामान्य कैजुअल अप्रोच अपनाया जाता है। नावेद के शो देख सकते हैं, नितिन उल्टा पुल्टा देख सकते हैं, दिल्ली के और आशीष कड़क लौंडे, इस तरह के प्रोग्राम को आप जब देखें तो वो एक अलग तरह का नेचर है। उससे आपका ज्ञानवर्धन या भाषा परिमार्जित हो ऐसा प्रतीत नहीं होता, या वो लोक कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा हो, वो ज़्यादातर मनोरंजन पर आधारित होता है और समाचार उसमें नहीं होते। हम लोग उनको इजाज़त भी नहीं है गवर्नमेंट, समाचार केवल सामान्य रेडियो प्रोग्राम में ही हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अमित वर्मा जी आपके प्रश्नों का जवाब शायद आपको मिल गया हो। बहुत अच्छा, गुड इवनिंग सर। अमित वर्मा जी एक और बात कह रहे हैं, रेडियो जिसे हम वॉइस ऑफ वॉइसलेस कहते हैं आज के कमर्शियल दौर में कितना सटीक है। देखिए वॉइस ऑफ वॉइसलेस आज भी, देखिए रेडियो जो इकोनॉमिकल है, लेकिन रेडियो की भी एक विज्ञापन का उसमें भी एक महत्व बना है कमर्शियल दौर में। आज भी अगर प्रोग्राम है, प्रोग्रामों को अगर चलना है तो उसमें उसके विज्ञापन का होना जरूरी है। लेकिन विज्ञापन अगर केवल विज्ञापन के इंटरेस्ट में कोई चीज़ दिखाएं, उसके जो चेक एंड बैलेंस है वो उसका ध्यान न रखा जाए तो ये गड़बड़ है। मुझे दो लोगों का जिक्र इसमें करके आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने का मैं कोशिश करता हूँ। वो ये है कि दो इकोनॉमिक्स हुए, दोनों का प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ते हैं। एक सेज कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, और केंज कहता है कि नहीं, एज पर डिमांड सप्लाई क्रिएट्स। तो जो शोध का विषय है कि केंज जो है अपने जगह पर सही है, और भारत जैसे देश में मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ सप्लाई पहले कर दीजिए, उसकी डिमांड उस तरीके से पैदा हो जाती है, तो ये भी अपने तरफ पे सही है। लेकिन आपने जो कहा है कि कमर्शियल दौर में मुझे लगता है कि बिजनेस करना चाहिए, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए। यही फ्योल और टेलर जो बिजनेस प्रिंसिपल निकालते हैं, टेलर जो वैज्ञानिक प्रिंसिपल के सिद्धांत, व्यवसाय के सिद्धांत देते हैं, और फ्योल जो 14 प्रिंसिपल उनके हैं, जो लोग इस विषय को पढ़ते होंगे, व्यावसायिक अध्ययन को, बिजनेस स्टडी को, वो जानते हैं कि सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आजकल अगर कमर्शियल रेडियो है भी और अपने वो सामाजिक जिम्मेदारियों को निभा रहा है, यानी कि एजुकेशन दे रहा है, उनको इन्फॉर्म कर रहा है, एजुकेट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता, उनको मनोरंजन दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है। और आपने पूछा है कि आज के कमर्शियल दौर में ये कितना सटीक है, बिल्कुल सटीक है। आप विज्ञापन से या व्यवसाय के जो अपनी ज़रूरतें हैं उससे हटा करके दूसरी चीज़ें नहीं देख सकते। आने वाले दिनों में आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि जो रेडियो का भारत सरकार की जो रेडियो है या अन्य सरकारों की जो रेडियो है, इसमें भी प्रसारण के लिए विज्ञापन का होने का एक रूप बदल जाएगा, लेकिन विज्ञापन की जो ज़रूरतें हैं इसमें बढ़ेगी, और उसमें भी सरकारी विज्ञापन होता ही है, और भी कमर्शियल आजकल विज्ञापन आने लग गए हैं, सोच समझ के आते हैं। एक दूसरा प्रश्न जो आया है नवीन बंसल जी का, इन्होंने लिखा है, बहुत इजी लैंग्वेज में आप बता रहे हैं, मैंने अपने स्टूडेंट ग्रुप के साथ आपका लिंक शेयर किया है, उन्हें ज़रूर समझ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बात को लिखा। गिरीश रंजन तिवारी जी, प्रोफेसर साहब, गुड इवनिंग सर, दिस इज द भिक्षा कथावत, क्या लिखा, नहीं, बहुत अच्छे से समझाया आपने, गुड सर, थैंक यू वेरी मच। आपको लगा कि ये वक्तव्य हमारा लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा है, तो अच्छी बात है। गुड इवनिंग सर, दिस इज़ भिक्षा कथावत। बात आपकी थोड़ी समझ नहीं आई, अगर आपने क्लियर ढंग से इसको कहें। बाकी लोगों ने विशेष दिए हैं। अनिल पांडे जी कह रहे हैं कि अब आप विषयांतर हो रहे हैं सर, रेडियो के अन्य माध्यमों से न मिलाएं। रेडियो पर मैंने इस प्रश्न का जवाब शायद दे दिया है पहले ही। गुड इवनिंग सर, फातिमा रहीम हेयर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। जी मैडम, गुड इवनिंग। आपका कोई प्रश्न शायद नहीं है। वेरी इंफॉर्मेटिव सर, वी आर यूजिंग सेम फॉर्मेट इन ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद। बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं। विशाखा अच्छा, हाँ ठीक है, विशाखा केदावत जी, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अच्छा किया है।
उस ग्रुप को प्रयोग कर रहे हैं। सर ऑडियो पैनिंग पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, बस सुना है इसके बारे में। अनिल पांडे जी ऑडियो पैनिंग जरूर बताना चाहेंगे कि ऑडियो पैनिंग क्या होता है। जहाँ तक विस्तार से बताने का सवाल है, थोड़ा सा समय के ये है, मैं आपको अलग से भी बता दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं ज़रूर लाइट डाल देता हूँ कि कई बार जैसे सामान्य पेनिंग वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह ऑडियो पेनिंग है कि हम वॉइस मॉड्यूलेट करके कुछ चीज़ों को दूसरे रूप में ले जाने की कोशिश करते हैं। इस रूप में इसको लिया जा सकता है। विस्तार से मैं आपको इस बारे में बता दूंगा। अभी थोड़ा सा मुझे भी समय का अभाव है। फातिमा वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन सर। शैलेंद्र वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन सर। आकांक्षा कम्युनिटी रेडियो की कम्युनिटी रेडियो के बारे में आकांक्षा जी बताया मैंने। फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिए। कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी के लोगों को अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ा कम्युनिटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, तो डेवलपमेंट इंश्योर करने में भी काम आता है उनके। आपको अगर याद हो, हरियाणा की एक कम्युनिटी रेडियो ने एक मिसाल कायम किया है। लखनऊ के कम्युनिटी रेडियो ने यूनिसेफ में अपनी जगह बनाई है, उसको लोग याद करते हैं। नहीं सर, अब मुझे लगता है कि समय हो गया है इस रूप में मुझे अपने वक्तव्य को ये करने के लिए। ये जरूर रहा है कि कुछ एक प्रश्नों के जवाब मुझे और विस्तार से देने चाहिए थे, मैं नहीं दे पाया हूँ। उसमें से अनिल पांडे जी का एक प्रश्न जरूर रहा है, उसका जवाब मैं दे पाऊँगा, लेकिन 6 बजे के किसी और कार्यक्रम के लिए, किसी और फेसबुक लाइव के लिए मुझे जाना है और मैं वहाँ मेरा अपना पहले से समय तय है। तो आज के इस संदर्भ में मैं जो पत्रकारिता विभाग है और ख़ासकर जिन लोगों ने मुझे अभी तक सुना, उन सबको धन्यवाद। मैंने ईमानदार एक कोशिश किया होगा, ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें जो मैं समझाना या अपना अनुभव साझा करना चाह रहा था आपके काम के रहे होंगे। किशन जो इस पूरे सेशन को कंट्रोल कर रहे थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर गिरीश रंजन तिवारी जी, आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। उम्मीद करता हूं कि आपके इस मौके को मैं न्याय दे पाया होऊंगा। एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कई बार हम लोग सकारात्मक होने के बजाय बड़े नकारात्मक होते हैं। तो कुछ लोग इतने नकारात्मक हो जाएं जिसको कि उस रूप में हम लोग देखें कि इसका एक सीमित दायरा होते हुए चला जाता है या कुंठित हमें कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उससे बाहर निकलना चाहिए। हमें कुंठा का शिकार नहीं होना चाहिए। खासकर जो यंग ब्लड है या जो हम सब लोग सोच रहे हैं या सुन रहे हैं, हम सब लोग एक दूसरे से सीख ही रहे हैं। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रश्नों का आना व्यवहारिक होता है। प्रश्न आने ही चाहिए और हम सभी लोगों को उन प्रश्नों के साथ अपने अनुभव को जो भी हम दे पाते हैं उसको साझा भी करना चाहिए, उस प्रश्नों का उत्तर देना भी चाहिए, प्रश्नों से सीखना भी चाहिए। कुछ और एक चीज़ें आ गई है। अरुण कुमार शाह हैं, ऑल्दो इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म हैज़ इम्प्रूव्ड मच, प्रेस journalism is since long radio journalism losing its viewership, but I feel radio journalism still has its importance. मैं अरुण कुमार शाह साहब आपको बताऊं कि रेडियो व्यूवरशिप शायद कम नहीं हुआ है, यह अध्ययन का एक विषय है। अगर मैं कहीं अगर गलत हो रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। इसकी व्यूवरशिप बढ़ी है, लेकिन उसका प्रारूप बदल गया है। आप देखिए कि रेडियो की व्यूवरशिप में जब हम रेडियो की बात करते हैं तो उसमें हम सारे बात करते हैं, उसमें हम डिजिटल रेडियो की भी बात करते हैं, उसमें हम वेब रेडियो की भी बात करते हैं, उसमें हम जो सामान्य पहले रेडियो था उसकी बात करते हैं और रेडियो के सारे बैंड की बात करते हैं। FM, SW और लॉन्ग वेव वाले भी बात करते हैं, AM भी बात करते हैं, हम SW भी बात करते हैं और FM की भी बात करते हैं। अगर इनके कलेक्टिव वे में देखें तो हमारे व्यूवरशिप बढ़े हैं। तो ये कोई जरूर आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद ये चैलेंज जरूर था, लेकिन उसको हमने पार किया है। और कोई प्रश्न अगर हो। शिव कुमार नमस्कार, इस कार्यक्रम को गवर्नमेंट कॉलेज
रेडियो की जिंद हरियाणा के मास कम्युनिकेशन के बच्चे भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए कुछ फायदेमंद रहा हो ऐसा मेरा मानना है, शिव कुमार जी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि किशन जी और प्रोफेसर गिरीश तिवारी सर, मैं न्याय कर पाने में अपनी एक ईमानदार कोशिश मैंने लगाई है आपके विषय को लेकर के। जरूर कुछ साथियों का प्रश्न रहा है कि विषयांतर शायद हो गया हो, लेकिन मैंने ऐसा, मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। शायद उनको, या तो उनका ध्यान कहीं भटक गया होगा या वो पूरे कॉन्टेस्ट में उसको ले नहीं पाए होंगे। धन्यवाद। पुनः किसी दूसरे विषय के साथ आप लोगों को ये जो पत्रकारिता विभाग, अटल बिहारी पत्रकारिता विभाग जो कर रहा है वो आपके लिए एक नए प्रयोग कर रहा है। आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।